Hello. So, in this video, again, we will continue class 12 economics NCERT book, which is microeconomics MI. एंड इसमें हम लोग जो थर्ड चैप्टर होगा इसका उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो दो चैप्टर, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इसका कवर किया जा चुका है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है देन यू कैन गो एंड वॉच। और चैप्टर ये आपका 9th क्लास के इकोनॉमिक्स NCERT 10th क्लास की 11th क्लास की ऑलरेडी कवर की जा चुकी है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। फिलहाल फोकस करते हैं इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं, इसमें क्या कहता है। तो ये जो इसमें आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्शन के प्रोसेस को। प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? देखो, प्रोडक्शन एक वो आपका प्रोसेस है, वो एक तरीका है जिसमें हम किसी भी इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में। जैसे क्या किया कि हमने, या फिर कोई फार्मर है तो फार्मर के एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, बहुत सारे आपके प्रोडक्शन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे टेलर का किया, टेलर ने आपका इनपुट लिया कौन सा? क्लोथ। इनपुट का मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे, टेलर क्या यूज कर सकता है? आप देखो, जो आपके आसपास टेलर होते हैं ना, देखो आप उनको, तो उसकी मशीन होती है अपनी सिलने की, स्यूइंग मशीन यूज करेगा वो। कपड़ा जो रॉ होगा वो यूज़ करेगा, उसको काट वाट करेगा वो। जो फिर धागा होगा, थ्रेड होगा, इसको यूज करेगा। और जो अपना जो वो टाइम होगा, अपना जो खुद का लेबर होगा, एक लेबर के रूप में भी काम कर रहा होगा वो, ये सब कर रहा होगा वो, तो उसको यूज कर करके वो एक आपका फाइनल शर्ट बनाता है जिसको आप पहनते हो। तो ये प्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। तो ये जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? ये किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा या फिर फर्म के द्वारा। जो प्रोड्यूस करेगा उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे, फर्म बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। तो फर्म कहीं पे दिखे और आपको समझने में दिक्कत हो तो आप प्रोड्यूसर समझ लेना उसको, कि वैसा कोई भी कंपनी कह लो, कोई इंडिविजुअल आप बोल लो जो प्रोड्यूस करता है कोई भी चीज़। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग, वो क्या करेगा कि बहुत सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको गैदर करेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो भी फैक्टर्स या जो भी इनपुट्स या जो भी चीज़ें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उसका प्रोडक्शन करने में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको 4 भागों में बांटते हैं यूजुअली, हालांकि यहाँ पे हम सिर्फ 2 भाग देखेंगे इसका। 4 भाग कौन से हैं? जैसे आपको लैंड चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होता है। तो ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये टॉपिक हालांकि आपका कैपिटल और लेबर तक ही रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब समझने में आसानी हो, अभी देखेंगे उसको, यहाँ पे नहीं डिस्कस करते उसको। तो आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, या जो प्रोड्यूसर है या फर्म है उसको कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो वो क्या अक्वायर करेगा? सबसे पहले जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो जो चीज़ें उसको चाहिए होगी, इनपुट को गैदर करेगा, अक्वायर करेगा, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। और उसके बाद ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या फिर फर्दर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है उसके लिए, यानी कि मशीन बना सकता है। सपोज ये स्विंग मशीन टेलर यूज़ कर रहा है, तो ये कहीं बन रही होगी, कहीं तो बन ही रही होगी, यानी जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा होगा। तो आप कंजप्शन के लिए बना सकते हो, जैसे आप आपने ब्रेड बना दिया तो आप खा लिया उसको। प्रोडक्शन पर्पस के लिए कुछ मशीनें वगैरह बना सकते हो जो फर्दर अगेन किसी और चीज़ का प्रोडक्शन करें। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपका प्रोडक्शन के प्रोसेस का। टेलर माना हमने समझा, फार्मर का देख लो कि फार्मर क्या करता है? प्रोड्यूस फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, वाटर चाहिए, सब। तो या तो आप इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, या तो आप इनको इनपुट्स बोल लो। इनपुट्स को ही जो है वो फिर ब्रॉड कैटेगरी में बांट देंगे हम लोग, तो उसको कैपिटल बोल देंगे, लेबर बोल देंगे, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके। तो समझने के लिए आप एक दूसरे को इंटरचेंजेबली जो है यूज कर सकते हो आप, इनपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। जैसे जहाँ पे फैक्टर इस चैप्टर में आपको दिखाई पड़े वहाँ पे इनपुट समझना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में, टर्मिनोलॉजी खास करके इकोनॉमिक्स में। देखो, कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि कोई मैन्युफैक्चरर है जो कार बनाता है, तो वो क्या यूज करेगा? जैसे लैंड यूज करेगा, जो उसकी फैक्ट्री जिस लैंड पे लगी हुई है उसको एज ए इनपुट यूज कर सकता है। मशीनरी, लेबर, जो रॉ मटेरियल्स होंगे, स्टील्स वगैरह, रबर्स होगा जो टायर्स वगैरह में लगेगा, तो वो यूज कर करके वो अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, क्या? कार बनाएगा। कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे यहाँ पे मैंने सर्विसेज की बात की है, तो लोगों को गुड्स तो समझ में आ जाता है, सर्विसेज समझ में नहीं आती। सर्विस का मतलब जो इनविजुअल चीज़ें हैं, जो इनटैंजिबल चीज़ें हैं, जो आपको प्राप्त होता है लेकिन आप उसको देख नहीं रहे, आप स्टिल यू आर पेइंग फॉर दैट। जैसे क्या है कि आपको रिक्शा वाला एक राइड देता है, जैसे आपको कहीं जाना है तो रिक्शे पे बैठ करके आप कहीं जा सकते हो। कोई टीचर है आपको पढ़ाता है, तो वो एक सर्विस है। तो टीचर क्या है? अपना टाइम दे करके, अपना लेबर दे करके आपको पढ़ा रहा है, अपना नॉलेज दे करके,
है ना। उसी तरीके से कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, आपके यहाँ कोई काम करने के लिए आता है, तो क्या है कि वो क्लीनिंग सर्विसेज आपको दे सकता है। तो ये सारी सर्विसेज का एग्जाम्पल हुआ, और ये आपका गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसका। प्रोडक्शन, यहाँ पे देखो दो टर्म है, प्रोडक्शन और सप्लाई। इसको जो है वो हम एक दूसरे के साथ बदल कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके दोनों सिनोनिम्स हैं। कभी कभी लोगों को सप्लाई समझ में नहीं आता कि सप्लाई बढ़ गया या सप्लाई घट गई, इकोनॉमिक्स में डिमांड आपका इंक्रीज हुआ तो सप्लाई जो है इस तरह से हो गया इफेक्ट जो। तो सप्लाई अगर आपको समझ में यहाँ पे नहीं आए तो प्रोडक्शन को समझना है। उसी तरीके से आपका फर्म समझ में नहीं आए तो प्रोड्यूसर समझ लेना है। कुछ जो सिनोनिम्स है उसका ईजी सिनोनिम्स है वो भी आप समझ सकते हो। तो प्रोडक्शन और सप्लाई जो है वो इकोनॉमिक्स में दोनों सेम चीज़ है। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आप बोल सकते हो इकोनॉमी में कि सप्लाई बढ़ गया है, जब आपका प्रोडक्शन घट जाता है तो बोल सकते हो कि इकोनॉमी में सप्लाई घट गया। तो जब सप्लाई घटता है तो आपका क्या होता है, प्राइसेस वगैरह इंक्रीज कर जाती है। चलो उसको नहीं समझना अभी। तो ये चैप्टर जो है वो अज्यूम करता है आपका कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, इंस्टैंटेनियस है। यानी कि देखो क्या है ना कि अभी एक फार्मर का एग्जांपल हमने दिया, तो फार्मर ने इनपुट लगाया, इनपुट में क्या लगाया, आपका लैंड यूज़ किया उसने अपना, उसके बाद उसने लेबर यूज़ किया, फर्टिलाइजर यूज़ किया। तो प्रोडक्शन का प्रोसेस तो आपका 3 या 4 मंथ के बाद होगा ना। अरे फसल तो 3 महीने लग जाएगी ना उगने में, तो 3 महीने हम लोग वेट करेंगे क्या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इसको इसी करने के लिए जो इकोनॉमिक्स है या ये जो चैप्टर है वह जूम करता है कि ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना वो इंस्टेंटेनियस होता है। यानी कि जैसे ही हम इनपुट लगाते हैं हमको जो है वो आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। यानी कि देयर इज नो टाइम इलेप्सिस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हमने इनपुट डाला उसके बाद हमको जो आउटपुट मिला, यानी किसान ने ये सारा फर्टिलाइजर वगैरह लगाया, ये मतलब कि फसल लगाई, उसमें अपना इनपुट डाला और उसके बाद उसको फसल मिल गया। तो वो जो टाइम लैप्स है बीच वाला उसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि समझ पाए हम लोग आसानी से, वो सब कॉम्प्लिकेशन इसमें ना आए। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का, किसी भी प्रोड्यूसर का, किसी चीज़ का प्रोडक्शन का, तो उसका जो प्राइमरी पर्पस है वो है कि उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमाइज हो। तो हर फर्म का प्रोडक्शन का प्रोसेस जब जो भी यूज कर रहा है वो यही प्रॉफिट दिमाग में लेकर के वो चलता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब है जैसे इस फार्म ने अपना फसल उगाया तो ये फार्मर क्या करेगा, फसल को जाकर के बेच देगा, है ना। ये फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, फसल को जाकर बेचा, सपोज उसको 100 रुपये मिले, तो ये इसका क्या होगा, टोटल जो क्रॉप इसको बेचने के बाद 100 रुपये जो मिल रहा है सेल्स के बाद, वो कहलाएगा इसका रेवेन्यू, है ना। ये रेवेन्यू हो गया आपका, जो भी आपको मिल रहा है। फिर क्या है कि ये इसका प्रॉफिट होगा, नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा ये। अब जो भी इसको मिला है, इसको उगाने में क्या होगा, कुछ लागत लगी होगी, कुछ कॉस्ट लगा होगा, जैसे इसने फर्टिलाइजर लगाया होगा, लेबर को कुछ पे किया होगा, तब जाकर के ये प्रोडक्शन हुआ होगा ना, जिसको इसने बाद में बेचा मार्केट में। तो मान लो कि ये सब जो लागत इसकी लगी है उसको पे करने के बाद इसको 80 रुपीज़ लगी इसमें, यानी कि क्रॉप को उगाने में इसका जो खर्चा आया वो 80 रुपये आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि 100 में से हम लोग 80 को माइनस करेंगे तो जो 20 बचेगा वो इसका प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हो, जो आपका खर्च हुआ, जो आपका कॉस्ट लगा और जो आपकी कमाई हुई, उन दोनों को माइनस करो, निकल के क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर आपका जो खर्च ज़्यादा है और आपका ये जो आपका कॉस्ट है मान लो कि 120 हो जाए और ये आपका जो रेवेन्यू है वो 100 रहे, तो इसमें आपको लॉस हो जाएगा, फिर प्रॉफिट नहीं होगा। वो सिंपल सी चीज़ है कि जब हम, चलो इसको पहले इरेज करते हैं, तो प्रॉफिट का मतलब है कि ये जब टोटल रेवेन्यू को माइनस करोगे आप किससे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो आपको मिलेगा क्या, प्रॉफिट। यानी कि जो आपने लगाया, जो आपकी लागत लगी है और जो आपको मिला है उसको बेचने के बाद, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही हो गया कि आपने जो भी इनपुट यूज़ किए, जो फार्मर ने मान लो इनपुट यूज़ किया, उसके लिए जो उसने पैसे पे किए उसको सबको इकट्ठा करो, जोड़ दो, तो वो सारा कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और रेवेन्यू क्या होगा कि जो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होगा, सपोज वो कार फैक्ट्री है, उसने कार बनाया, जो भी खर्चा उस पर आया हुआ, और उसके बाद उस कार को बेचने के बाद जो उसको पैसा मिलेगा वो उसको क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी। 1000 कार बेचेगा तो 1000 कार के रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका वही जो आउटपुट आपका मिला उसको फर्म ने क्या किया कि सेल किया, किसान ने सेल किया या कार मैन्युफैक्चरर ने सेल किया मार्केट में, और उसके बाद जो उसको पैसा मिला वो रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू को माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, मिलेगा क्या, प्रॉफिट। ठीक है, इजी चीज़ है, फिर भी मैं समझा देता हूँ ताकि कुछ लोग जो न्यू है बिल्कुल उनको प्रॉब्लम ना हो। अब है प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या प्रॉब्लम है समझो। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इनपुट्स यूज्ड
और जो मैक्सिमम उसका आउटपुट होगा उसके बीच, यानी कि इनपुट और आउटपुट, जितना आप इनपुट उसमें लगा रहे हो और जितना आपको आउटपुट मिल रहा है, तो उसके बीच का जो रिलेशन है, उसके बीच का जो संबंध है, वो कौन शो करता है? वो शो करता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे फार्मर का एग्जांपल हमने पीछे लिया, तो अगर उसको हम कंसीडर करें और मान ले कि फार्मर क्या है कि सिर्फ 2 यूनिट का इनपुट जो है वो यूज कर रहा है। मतलब मान लो कि एक लेबर ले सकते हो, एक इनपुट आप कैपिटल ले सकते हो, जो भी है, किसको प्रोड्यूस करने के लिए? वीट प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे लैंड यूज कर रहा है और लेबर यूज कर रहा है, 2 यूनिट हो गए ये। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये बताएगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वीट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है किस अमाउंट ऑफ लैंड से जो उसको यूज करे, और कितने घंटे उसको यूज कर सकता है। जैसे लैंड और लेबर यूज किया, तो प्रोडक्शन फंक्शन ये बोलेगा कि आप इतना अमाउंट लैंड यूज करो और इतना यूनिट जो है वो आप लेबर यूज करो, लेबर इतनी देर यूज करो। मतलब देखो, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल बोलेगा कि इतना इनपुट आप यूज करोगे तो इतना आपको आउटपुट जो है वो मिलेगा, खत्म बात। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर किसान 2 घंटा पर डे काम करता है, यानी खुद काम करता है, उसमें एज ए लेबर खुद काम कर रहा है, और उसके पास ज़मीन है 1 हेक्टेयर की, तो उसमें उगा रहा है मैक्सिमम कितना? 2 टन ऑफ वीट उगा रहा है वो, 2 टन वीट उगा रहा है, या 2 किलो मान लो, जो भी मान लो, यूनिट आप अपने हिसाब से रख लो, ठीक है। तो यही जो रिलेशनशिप है कि इतना काम कर करके, इतना लैंड लगा करके वो 2 टन वीट उगा रहा है, इस रिलेशनशिप को जो शो कर रहा है उसी को प्रोडक्शन फंक्शन बोल रहे हैं। बार बार वही चीज़ को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है, तो इतना वो दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ये उस समय जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल होगी उसके लिए डिफाइन किया जाता है। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मान लो कि ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर को किसान चलाता है और उगाता है, कल पता चले कुछ और भी आ जाए, जो खुद अपने आप खेत जुत जाए, बाकी सारी चीज़ें हो जाए, खुद फर्टिलाइजर पड़ जाए, है ना। तो जो उस समय टेक्नोलॉजी होगी उसके हिसाब से प्रोडक्शन फंक्शन को जो है वो डिफाइन किया जाएगा, और यही डिटरमाइन करेगा कि जो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को यूज करके, फर्टिलाइजर को यूज करके, बाकी सारी चीज़ों को यूज करके, उस टाइम पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो जब आपका टेक्नोलॉजी चेंज होगा, इंप्रूव होगा जैसे जैसे, तो प्रोडक्शन भी क्या हो सकता है? इंप्रूव हो सकता है, और प्रोडक्शन इनहांस हो जाएगा। जैसे पहले आपकी कुछ और प्रोडक्शन होती थी, फिर जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब HY-V जो सीड आया, हाइल्ड वैरायटी सीड, तो प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया, तो प्रोडक्शन फंक्शन भी आपका इंप्रूव हो जाएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। एक फैक्टर प्रोडक्शन की बात की गई है, तो फैक्टर प्रोडक्शन थोड़ा सा हमने डिस्कस किया पीछे, कि जो इनपुट फॉर्म जो है वो यूज करता है किसके लिए? प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान। जैसे किस फार्मर है, तो फार्मर आपका फर्टिलाइजर यूज करेगा, लैंड यूज करेगा, बाकी आपका फिर लेबर यूज करेगा, जो भी चीज़ें वो यूज कर रहा है वो सब कहलाता है क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जितने सारे आप इनपुट्स देख रहे हो, बहुत सारे, आप कार बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट्स उसमें लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जो भी चीज़ें लगेंगी वो है इनपुट, यानी जो चीज़ें हमने उसमें डाली, और जो रिजल्ट मिलेगा, यानी जो कार बनेगी, जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस होगा, वो है आउटपुट, रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट। तो बहुत सारे आपके इनपुट्स हो सकते हैं। तो इन सारे इनपुट्स का झंझट खत्म करने के लिए देखो क्या है ना, कि फिर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, नई जो कॉन्सेप्ट अभी देखने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, तो फिर बहुत सारे इनपुट पे अगर कैलकुलेट करना शुरू किए तो फिर क्लटरी हो जाएगा मामला, समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम मानते हैं कि जो भी प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए सिर्फ 2 ही प्रोडक्शन का फैक्टर यूज कर रहा है। कौन? एक लेबर, एक कैपिटल, ताकि ये 2 रहेगा तो समझाने में भी आसान होगा। फिर मैं 5-6 फैक्टर आप इनपुट्स को कैसे समझाऊंगा कि ये इंक्रीज हुआ तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, मामला फिर अजीब हो जाएगा, वो उसके लिए फिर घंटों लगेंगे। तो इकोनॉमिक्स में या इस चैप्टर ने मान लिया कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन के लिए। एक है आपका लेबर और दूसरा है आपका लैंड। लेबर को एल से डिनोट करेंगे और कैपिटल को सी से नहीं के से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एल आपका लेबर के लिए और के आपका कैपिटल के लिए। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो क्या होगा? अब वो होगा कि इन दोनों चीज़ों को यूज करके, इन दोनों इनपुट को यूज करके, इन दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो आपका कितना होगा। इन दोनों मतलब आप डिफरेंट वेरिएशन इसको यूज करोगे। अभी समझ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको आगे चलते हुए।
सिंपल ये है कि अगर हमने सिर्फ यहाँ पे दो ही कॉम्बिनेशन को रखा है, यानी कि दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रखा है, तब ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बोलेगा कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होगी, इसको क्यू से डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल क्यू से, दैट कैन बी प्रोड्यूस बाई दीज डिफरेंट, मतलब कि दीज टू फैक्टर्स, इसके डिफरेंट, जैसे कि अगर हमने 4 लेबर यूज कर लिया और 2 यूनिट कैपिटल यूज कर लिया, या फिर 2 यूनिट कैपिटल यूज कर लिया, 4 यूनिट या फिर 5 यूनिट 6 यूनिट जो भी है वो लेबर यूज कर लिया जाए या कर लिया, तो फिर इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कितना मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो आउटपुट निकलेगा। मैथमेटिकल फार्मूला है इसका, देख सकते हो, याद रखना है तो रखो वरना छोड़ दो। ये आपका, अगर आउटपुट आपको निकालना है तो जो आपका फंक्शन होगा किसका, आपका दोनों इनपुट का, लैंड का और ये कैपिटल का, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, दिमाग पे मत जोड़ डालो, अगर याद नहीं रख सकते हो तो छोड़ दो उसको। अब थोड़ा अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि डिफरेंट वेरिएशन क्या क्या बन सकते हैं आपके, ये जो अभी पीछे बोला ना कि बहुत सारी ये डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके लैंड और कैपिटल का। तो क्या हो सकता है, बस सॉरी लेबर और कैपिटल का। तो उसके बाद क्या क्या आउटपुट निकलेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो समझो इसको, जैसे एक टेबल दिया है बुक में, टेबल 3.1। इस टेबल को मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं टेबल 3.1 बोलूं तो आपको ये टेबल दिमाग में आ जाना चाहिए, या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप आकर के देख सको। ठीक है, यही टेबल का एग्जाम्पल हमेशा हम लेंगे इसको समझने के लिए। तो ये जो टेबल है उसमें क्या है कि वो कैसे, ये बताता है टेबल कि कैसे हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे लेबर और कैपिटल का। यानी कि जब हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो किस तरह से जो है वो हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोलता है कि जैसे 1 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ जो कैपिटल है वो कितना प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा आपका 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। कैसे, देखो यहाँ पे कैपिटल दिया गया है ऊपर, इधर देखो लेबर दिया गया है, ये आपका फैक्टर है दोनों का। तो 1 यूनिट कहाँ पे है, देखो लेबर भाई, मैं लोकेट करो, ये आपका 1 यूनिट ऑफ लेबर है। 1 यूनिट ऑफ कैपिटल कहाँ पे है, ये आपका 1 यूनिट ऑफ कैपिटल है। तो ये दोनों कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, देखो इधर मिलाओ यहाँ से, ये आपका 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसी लेबर को 1 से बढ़ा करके हम 3 यूनिट कर दें, इस लेबर को 1 से बढ़ा करके हम 3 यूनिट कर दें, और कैपिटल को 1 से बढ़ा करके 4 यूनिट कर दें हम लोग, ठीक है, तो 4 यूनिट कैपिटल कर दें। अब ये कहाँ पे आकर के देखो मिल रहा है, ये 40 के आसपास। तो ये 40 जो है वो यूनिट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि हमने पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाया, 1L का और 1K का। तो कितना प्रोडक्शन हमको मिला, आउटपुट मिला बदले में 1 यूनिट का। दूसरा हमने बनाया आपका 3L का, 3 है ना, हाँ 3L का, और आपका 4K का। तो कितना हमको प्रोड्यूस मिला या आउटपुट मिला, 40 यूनिट का। तो यानी कि जैसे ही हमने इनपुट को इंक्रीज किया, हमारा आउटपुट क्या हो गया, 1 से 40 हो गया, ये आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो और समझाता हूं आपको इसमें। ये जो दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल और लेबर, ये दोनों आपको बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन को इनिशिएट करने के लिए। अगर इसमें से एक भी जीरो हो गया तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर लेबर है यहाँ पे, तो लेबर यहाँ पे देखो अगर शून्य हो जाए तो आप कैपिटल को क्या करो कि कितना भी इंक्रीज लो, कैपिटल आप 1 भी रख लो तो शून्य होगा, कैपिटल को आप 6 रख लो तो भी जीरो होगा। यानी कि ये एक प्रोडक्शन, यहाँ पे देखो अगर कैपिटल को जीरो कर दो तो लेबर आप चाहे 3 लेबर रख लो तो भी प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, या आप 6 लेबर रख लो तो भी आपका जीरो हो जाएगा। तो दोनों जो है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। ठीक है, बोथ यूनिट जो है वो शुड बी इनपुट, यानी कि शुड बी पॉजिटिव, तभी जाकर के आपका जो है वो प्रोडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे हो पाएगा, है ना। अगर किसी किसान के पास पूंजी नहीं है लेकिन खेत है तो भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या किसी के पास पूंजी है लेकिन उसको लेबर नहीं मिल रहा, वो खुद काम नहीं कर सकता, तो भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों जरूरी हैं। क्या जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है और ये जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत कम होगा, इस तरह से। तो और फर्दर भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, डरो मत। अब एक देखो कॉन्सेप्ट है आइसोक्विंट का, इसको समझ लो। पिछले चैप्टर में, जो चैप्टर हमने 2 देखा था, उसमें एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, सिमिलर कॉन्सेप्ट था आईसी का, इंडिफरेंस कर्व था, कर्व का। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या था कि किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम लोकेट करते थे, किसी पे भी उंगली रखो तो उस पे क्या होता था कि यूटिलिटी का जो लेवल था डिफरेंट, मतलब कि बंडल्स का, ठीक है, वो सेम होता था। उसी तरीके से आइसोक्विंट पे भी जो होगा वो एक जैसे आइसोक्विंट है। ये कर्व जो आप देख रहे हो ये आइसोक्विंट है, एक है, ये दूसरा आइसोक्विंट है, ये तीसरा आइसोक्विंट है। तो इस कर्व पे आप कहीं भी पॉइंट करो,
एक कर्व पे हर पॉइंट पे जो आउटपुट का लेवल होगा, जो मैक्सिमम आउटपुट होगा, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। यानी जो आइसोक्विंट है वो एक कर्व है जो रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। इस मामले में होगा आपका लेबर और कैपिटल, ठीक है, दैट यील्ड सेम मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लो। पीछे हमने जैसे देखा कि 4 लेबर 1 कैपिटल रखा 1 यूनिट, 2 लेबर 2 यूनिट कैपिटल रखा, या फिर मतलब जितना आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। सपोज आपको अगर 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए वेरियस आपका वो हो सकता है। देखो ना, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ आपको। सपोज क्या है ना कि किसी को 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है मैक्सिमम, ये अचीव करना है ना, तो वो डिसाइड करेगा कि क्या क्या वेरिएशन वो बना सकता है। तो अब देखो, वेरिएशन हम लोग खुद बनाते हैं बैठ करके। ये 10 यूनिट प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन है, एक यहाँ पे 10 यूनिट प्रोडक्शन है, एक यहाँ पे 10 यूनिट प्रोडक्शन है। तो अब इस वाले इनपुट देखो, यहाँ पे आप 4 इनपुट, ये 4 कैपिटल रखो कि 4K कर दो इसको, और लेबर को क्या करो, यहाँ पे अगर 1 रखते हो 1L। बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन और वो टेक्निकल चीज़ें है ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपने नहीं समझा सही से। तो मैं बिल्कुल आराम से चलूँगा। अगर किन्हीं को मेरा पेस थोड़ा सा स्लो लगता है तो आप थोड़ा सा फास्ट कर लेना इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कोई सीख करके जाए इस वीडियो से। ऐसा नहीं हो कि एक जो तेज लोग हों वो सीख जाए, जिनको थोड़ा सा पहले से पता हो, बाकी लोग ना सीख पाए, ठीक है। तो सब खत्म जो करो, ये सब बात बाद में होगी, अभी समझने पे फोकस करो। तो एक इनपुट हमने लेबर का यूज़ किया, 4 यूनिट हमने कैपिटल का यूज़ किया, तब भी 10 यूनिट हमको प्रोडक्शन मिल रहा है। देखो फिर क्या किया कि हमने 2 यूनिट लेबर का यूज़ किया, यहाँ पे 2L ऐसे हो जाएगा, और आपका 2 यूनिट हमने किसका यूज़ किया, कैपिटल का, तब भी प्रोडक्शन का अमाउंट हमारा देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 10 यूनिट आ रहा है। फिर हमने इसको चेंज किया और 4 यूनिट लेबर का यूज़ किया, 4L यूज़ किया, और आपका आपका कैपिटल यूज़ किया, 1 यूनिट कैपिटल, तब भी हमारा कितना आ रहा है प्रोडक्शन, 10 यूनिट आ रहा है। यानी कि ये अगर इसको हम प्लॉट कर दें किसी भी, मतलब ये जो एक यहाँ पॉइंट लगा दें, मतलब है ना कि ये 4L, जैसे ये अगर इधर लेबर मान लो, आप किसी भी प्लॉट इस पे प्लॉट कर दो एक मैप पे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इधर लेबर हो गया, इधर कैपिटल हो गया, तो 4 लेबर मान लो कि अगर कहीं पे यहाँ आ जाए, ठीक है। इसको हालांकि मैं एक अलग से बना देता हूँ, इसका वैल्यू डिफरेंट है, 1 2 3 4, इस तरह से लेबर हो गया, इधर आपका कैपिटल हो गया, इसको भी 1 2 3 4, तो 4 लेबर 4 यहाँ पे मैं, और एक कैपिटल कहाँ पे मिलेगा, 1 कैपिटल और 4 लेबर यहाँ पे मिलेगा, देखो इधर हो जाएगा। फिर 2 लेबर और 2 कैपिटल कहाँ पे मिलेगा, लेबर 2 लो कैपिटल 2 लो, यहाँ पे मिलेगा, देखो है ना। उसके बाद 1 लेबर और 4 कैपिटल कहाँ मिलेगा, तो 1 लेबर यहाँ हो गया, 4 कैपिटल यहाँ हो गया, तो ये हो गया। अगर इसको आप मिला दो, और सब का मान कितना है, सबका वैल्यू कितना है, 10 यूनिट ही आ रहा है सारा प्रोडक्शन, इसको भी करोगे यहाँ पे भी 10 यूनिट आएगा, 10 यूनिट आएगा। तो इसको अगर हम मिला दें, ये जो कर्व बनेगा उसी कर्व को हम लोग बोलते हैं आइसोक्वेंट। और एक आइसोक्वेंट पे क्या होगा कि जो आउटपुट की वैल्यू होगी, मैक्सिमम आउटपुट की वैल्यू, वो आपका सेम होगा। जैसे इस मामले में 10 होगा, वेरिएशन अलग अलग है लेकिन आउटपुट सेम है। नाम में भी देख रहे हो ना, एक है आइसो, आइसो का मतलब ये होता है सेम, सिमिलर, और क्वांट का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी समझ लो, तो सेम क्वांटिटी होगी सब जगह पे। उसको आपको शो करने के लिए जिस लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस कर्व का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको आइसोक्वेंट बोलेंगे। तो जितने ये सब कॉम्बिनेशन हमने देखे, उसका आइसोक्वेंट पे सबका जो आउटपुट का लेवल होगा आपका 10 होगा। अच्छा, ये जो आइसोक्वेंट है हमेशा नेगेटिवली स्लोप होगा, यानी कि स्लोप देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अगर हमें प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना है, जैसे 10 यूनिट रखना है, तो 1 यूनिट फिक्स करके दूसरे, अगर 1 यूनिट को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि देखो 4 यूनिट लेबर था और 1 यूनिट आपका कैपिटल था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कैपिटल को क्या किया कि इंक्रीज कर दिया, 1 यूनिट से 2 यूनिट कर दिया यहाँ पे। तो हमको इसको घटाना पड़ेगा, वरना अगर दोनों इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, दोनों इनपुट को अगर हम इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट रख करके समझाना है, अगर 10 ही रखना है, तो एक अगर आप इंक्रीज करो तो दूसरा आप डिक्रीज करो। फिर यहाँ पे जैसे अगर लेबर को हमने 1 कर दिया, मतलब कैपिटल को हमने 4 कर दिया, तो 1 से, तो लेबर को हमने क्या किया कि 1 कर दिया, तभी जाकर के 10 रहेगा, वरना फिर पता नहीं 50 हो जाए, वो फिर दोनों बढ़ेगा। तो जब ये एक घट रहा है, यानी कि इनपुट एक इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा आपको आइसोक्वेंट वाले फैक्टर में,
और इसीलिए यहाँ पे तभी जाकर के आउटपुट है आपका कांस्टेंट रह पाएगा। और इसी चक्कर में क्या है कि एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा तो ये हमेशा नेगेटिवली स्लोप होगा। ये मतलब इसका रीजन बता रहा है कि क्यों ये नेगेटिव स्लोप होता है ये। अब दो कॉन्सेप्ट और हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। अभी इसको मत ये समझ लो कि शॉर्ट रन बोला जा रहा है लॉन्ग रन बोला जा रहा है तो इसमें टाइम फैक्टर होगा कि हाँ भाई 2 दिन 4 दिन वाला फैक्टर है तो शॉर्ट रन हो जाएगा, एक 2 ईयर का फैक्टर है तो फिर वो आपका शॉर्ट रन वो लॉन्ग रन हो जाएगा। नहीं, इसमें टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें दो चीज़ों का मतलब है। हमने देखा ना कि ये लेबर था और कैपिटल था, यानी कि जो दोनों इनपुट लग रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, उसमें ये देखेंगे कि ये दोनों वेरिएबल हैं या फिक्स हैं कोई एक इसमें। अगर फिक्स है, सपोज एक ये फिक्स है और ये वेरिएबल है, यानी कि एक कम से कम फिक्स है इसमें, तो इसको शॉर्ट रन बोलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रन, जिसमें प्रोडक्शन के प्रोसेस में एक वेरिएबल को हम लोग फिक्स रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को आप मतलब कि हालांकि ये तो वेरिएबल ही है, मतलब कि एक इनपुट को हम फिक्स रखेंगे और दूसरे इनपुट को हम लोग वेरिएबल रखेंगे, उसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि लेबर को फिक्स रख लिया और कैपिटल को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते रहेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे शॉर्ट रन। और अगर दोनों वेरिएबल हैं इसमें, यानी कि दोनों को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों इनपुट को, लैंड को भी और कैपिटल को भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका लॉन्ग रन। यानी कि इसका टाइम से लेना देना कुछ नहीं है, इसका लेना देना है कि वेरिएबल जो है, इनपुट जो है वो वेरी हो सकते हैं कि नहीं। तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू डिफाइन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन टर्म्स ऑफ डे, मंथ या फिर ईयर्स। यहाँ पे क्या है कि हम डिफाइन करेंगे आपका लॉन्ग रन को और शॉर्ट रन को सिंपली बाय लुकिंग एट वेदर ऑल द इनपुट्स कैन बी वैरिड और नॉट, वैरिड है या फिर फिक्स है, उसको देख करके। शॉर्ट रन को देखो और लॉन्ग रन को देखो फिर से थोड़ा सा, कि शॉर्ट रन जो है वो पीरियड है जहां पे एटलीस्ट एक जो फैक्टर है वो फिक्स होगा और दूसरा फैक्टर मतलब वो फिक्स होगा और उसको वेरी आप नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हमने यहाँ पे जैसे कैपिटल को मान लिया कि कैपिटल अगर 2 यूनिट है, 2 यूनिट कैपिटल है, तो 2 यूनिट ही रहेगा। फिर लेबर को आप क्या करो कि इंक्रीज या डिक्रीज करो, आपको किसको प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। तो एक यूनिट अगर फिक्स है जिस कॉन्सेप्ट में और दूसरा यूनिट ही सिर्फ बढ़ रहा है, मतलब दूसरा इनपुट ही सिर्फ बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रन। तो फर्म जो है सिर्फ क्या चेंज कर सकती है, आउटपुट अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहती है तो जो दूसरा फैक्टर होगा, जो वेरिएबल फैक्टर है, मतलब कि जो वेरिएबल इनपुट है, यानी कि लेबर इस कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। अगर हमने कैपिटल को फिक्स कर लिया है तो सिर्फ लेबर को ज़्यादा या कम करके ही अपने आउटपुट को जो है वो ज़्यादा या कम कर सकती है। तो द फैक्टर दैट रिमेन्स फिक्स्ड, यहाँ पे जो फैक्टर फिक्स रहेगा उसको फिक्स फैक्टर बोलेंगे, और जो फैक्टर आपका चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, उसको वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से और निकल के आए शॉर्ट रन में, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। वो फैक्टर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं करेगा, वो फिक्स फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे कैपिटल है, और आपका जो चेंज हो सकता है इस केस में आपका लेबर है, उसको वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है कि जैसे सपोज शॉर्ट रन में ये वही टेबल 3.1, जैसे ही बोलूँ मैं आपको वो टेबल ध्यान में आ जाना चाहिए। कौन सा टेबल? ये वाला टेबल आपको 3.1, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल 3.1 का एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है कि अगर कैपिटल को 4 पे क्या करे, अगर फिक्स कर दे, तो जो करस्पॉन्डिंग कॉलम होगा वो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को जो है वो शो करेगा। हालांकि आगे हम लोग इसको देखेंगे, ये वाला इस पे 4, ठीक है। तो ये घबराओ मत, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा मत घुसो। शॉर्ट रन का मतलब सिर्फ कि एक हम वेरिएबल को, मतलब नॉट वेरिएबल यार, एक फैक्टर को वेरिएबल बोल दूंगा तो वेरी कर जाएगा। फिर एक इनपुट को क्या करो, फिक्स रखो, और दूसरे इनपुट को आप वेरिएबल रखो, ठीक है, बढ़ घट सकता है। लॉन्ग रन में क्या होगा कि दोनों वेरी कर सकते हैं, है ना। व्हेन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, वहां पे कोई फिक्स फैक्टर जो है वो नहीं होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे शॉर्ट रन का मतलब एक फिक्स होगा, बाकी वेरी करना है तो करवा दो, कम से कम एक एटलीस्ट 1 फैक्टर यहां पे आपका फिक्स होना चाहिए। और लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल हो सकते हैं, सबको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, खत्म। तो वेरिएबल और फिक्स यूनिट हमने देख लिया। उसके बेस पे टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट को समझते हैं। क्या है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट? तो ये बताता है आपका, ये मेजर करता है, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो मेजर करता है आपका कि जो वेरिएबल इनपुट होंगे, यानी कि जिस इनपुट को हमने चेंज या मतलब कि चेंज कर सकते हैं जिस इनपुट को, उसको वेरिएबल इनपुट बोलेंगे, ठीक है। जैसे उसमें क्या था आपका, लेबर था कि लेबर को ऊपर नीचे कर रहे थे। तो इस वेरिएबल इनपुट को चेंज करने के बाद जो हमारा आउटपुट होगा
उसको मेजर करता है ये तीनों कॉन्सेप्ट। तो टोटल प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है कि जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होगा, अगर जो वेरिएबल इनपुट को चेंज किया, मतलब जो भी वेरिएबल इनपुट में हम चेंज लाएंगे, सपोज लेबर को 1 से इंक्रीज कर करके 4 कर दिया जाए, तब जो है वो टोटल आउटपुट कितना होगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद अभी और समझाऊंगा मैं, इस वाले कॉलम में समझा दूंगा, जैसे सब समझ लो। चलो ठीक है, समझा देता हूं। अगर हमने उसको कैपिटल को तो हमने फिक्स रखा हुआ है, तो सिर्फ किसको वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वेरिएबल वाला। तो वेरिएबल, सॉरी, एक वेरिएबल है, एक फिक्स है। तो लेबर को हमने वेरिएबल रखा और कैपिटल को हमने क्या किया कि फिक्स कर दिया, तो कैपिटल की बात ही नहीं करेंगे। तो सपोज यहां पे एक लेबर है, तो कितना है, 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पे एक हमने इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 2 लेबर हो गया। तो 2 लेबर में आपका हो गया टोटल जो आउटपुट हुआ वो 24 हो गया। तो ये जो टोटल आउटपुट हुआ यही आपका क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। ये पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होगा कि जो भी टोटल प्रोड्यूस आपका हुआ और टोटल आपने जो यूनिट इंक्रीज किया, जो वेरिएबल यूनिट है टोटल, उसको क्या करना है, आपको उससे डिवाइड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज प्रोडक्ट। यहां पे देखो कि यहां पे 1 मिनट, जैसे आपका 2 से हमने, मतलब 2 लेबर अभी यूज हो रहा था, तो टोटल प्रोड्यूस कितना था, 24। तो टोटल 2 किया हमने और 24 प्रोड्यूस किया, तो एवरेज कितना हुआ, 24 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे 1 यूज कर करके 10 आपने टोटल प्रोड्यूस किया, तो 10 को आपको 1 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 3 लेबर यूज करके आपने टोटल आउटपुट 40 निकाला, तो 40 को 3 से डिवाइड कर दो, आपको देखो 13.3 का अराउंड आएगा। तो ये मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो टेक्निकल नाम हम दे दिए गए हैं ना, उसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो टोटल आपका जितना टोटल प्रोड्यूस हुआ, आपको उसको डिवाइड कर दो टोटल आउटपुट से, जितना आपने लगाया है, मतलब कि इनपुट, वो आपका एवरेज हो जाएगा। मार्जिनल क्या होगा कि एक्स्ट्रा कितना, अगर हमने 2 से 3 लेबर किया, यानी कि 1 लेबर हमने अगर एक्स्ट्रा डाला, तो एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हुआ, यहां पे देखो, मिटाने दो इसको। तो जैसे अभी 1 लेबर यहां पे एम्प्लॉय किया, तो आपका 10 यूनिट का प्रोडक्शन आया, तो टोटल प्रोडक्शन ये हो गया। उसके बाद आपका एवरेज कितना हो गया, आपको 10 से 1 से डिवाइड कर देना 10 को, तो इतना ही आया। फिर 2 यूनिट हमने यहाँ पे डाला, 24 हो गया, 24 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये आपका टोटल प्रोडक्शन है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है, आपका एवरेज प्रोडक्शन। तो मार्जिनल की बात करने वाले हैं हम लोग। तो अब जैसे 1 लेबर से हमने बढ़ा करके 2 लेबर किया, तो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, देखो यहाँ पे 1 लेबर इंक्रीज हुआ एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 से 24 हो गया, यानी कि 14 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो यही जो एक्स्ट्रा लेबर इंप्लॉय करने के बाद या फिर एक्स्ट्रा इनपुट इंप्लॉय करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में चेंज आया है, जो प्रोडक्शन में चेंज आया, उसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे अब 2 से हमने 3 किया, यहाँ पे 1 और बढ़ाया, तो 24 से आउटपुट बढ़ करके कितना हो गया, टोटल आउटपुट 40 हो गया, टोटल प्रोडक्ट 40 हो गया। यानी कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, माइनस करो ना इसको, 40 को 24, 16 यहाँ पे हो गया। तो इसको, ये वाला कॉलम आपका मार्जिनल प्रोडक्शन का हो, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट का हो जाए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आउटपुट डालने की, इनपुट आउट डालने के बाद जो एक्स्ट्रा आउटपुट हमको मिल गया है वो आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका चेंज इन आउटपुट को डिवाइड करोगे आप, सॉरी डिवाइड करोगे चेंज इन इनपुट से, तो वो आपको आपका मार्जिनल जो है वो प्रोडक्ट निकल के आएगा। सिंपल है, समझ लिया आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, LDMP। ये क्या बोलता है, यही पहले इसी पे समझाता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें। ठीक है, आसान रहेगा ना, समझना इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कि घट रहा है। कैसे घट रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, अब बाकी इन दोनों पे बात नहीं करेंगे, मार्जिनल पे। तो क्या है ना कि अभी कोई भी लेबर नहीं था, तो हमने 1 लेबर यहाँ पे लेके आए, तो प्रोडक्शन 0 था। फिर 1 लेबर लेके आए, तो 10 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, 10 यूनिट हो गया उसका, तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 हुआ, क्योंकि अभी 0 था। ऐसे 0 से 10 पे आने में कितना इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हुआ, तो 10 हमने लिख दिया यहाँ पे। जितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर 1 से 2 पे गए, 2 लेबर हमने यहाँ पे डाला, तो प्रोडक्शन बढ़ करके यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया, 14 पॉइंट का इंक्रीज, यानी कि 14 यूनिट प्रोडक्शन का आउटपुट का इंक्रीज हुआ। फिर 2 से हम 3 लेबर पे गए, तो प्रोडक्शन 40 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 16 इंक्रीज हुआ। फिर क्या है, यानी कि हम बढ़ाते जा रहे हैं किसको, इनपुट को, तो आउटपुट क्या हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। 10 हुआ, 24 हुआ, ही तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आने के बाद, यानी कि उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू होगा, कौन, मार्जिनल प्रोडक्ट।
टोटल आउटपुट हो सकता है इंक्रीज करता रहे, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज करता जाए। जैसे यहाँ पे आप फिर एक, यानी कि उस केस में सिर्फ 3 ही लेबर आपको जरूरी थे। अगर आप 4 यूनिट ऑफ कैपिटल रख रहे हो तो कोई भी यूनिट ऑफ कैपिटल, मतलब ये तो फिक्स है, कोई भी यूनिट ऑफ रखो, यानी कि आपको उस काम के लिए लेबर कितनी चाहिए थे, आपको इस काम के लिए 3 ही लेबर चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सफिशियंट था। लेकिन आपने क्या किया कि लेबर का मात्रा जो है वो इंक्रीज करना जारी रखा आपने। अब क्या है कि 3 से 4 कर दिया हमने लेबर, तो टोटल आउटपुट थोड़ा बढ़ेगा, अब 40 से 50 होगा, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट देखो ये 10 है, अब 10 हो गया। 60 यहाँ पे 14 था, 16 था, यानी कि तो बढ़ रहा था, 10 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, 16 से अब यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा। फिर एक एक्स्ट्रा लेबर डालेंगे तो आपका यहाँ पे देखो ये आपका टोटल प्रोड्यूस बढ़ेगा, 50 से 56 हो जाएगा, लेकिन मार्जिनल कितना बढ़ा, 50 से माइनस करो 56 में, तो आपका 6 ही बढ़ा सिर्फ। फिर हमने एक एक्स्ट्रा लेबर डाल दिया, तो अब 56 से 57 यूनिट ही, यहाँ पे 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा, बस मार्जिनली हुआ। तो यानी कि शुरुआत में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इनपुट को इंक्रीज करने के साथ बढ़ता है, और उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट आता है, उसके बाद आप इनपुट को चाहे कितना भी इंक्रीज करते रहो, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा कि डिक्रीज करना शुरू होगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जैसे जैसे हम प्रोपोर्शन ऑफ, यानी कि वेरिएबल इनपुट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, ये बताता है आपका कि एज वी ऐड मोर वेरिएबल इनपुट, ठीक है, टू फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर तो जैसे कैपिटल है 4 हमने मान लिया है, उसमें 4 लिखा हुआ है, आप देख लेना जा करके। ठीक है, तो लेबर को क्या कर रहे हैं, बस 1 से लेकर के फिर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा इनिशियली क्या होगा, राइज करेगा, बट इवेंचुअली स्टार्ट फॉलिंग। एक लेवल के बाद आपका इंक्रीज करेगा, उसके बाद एक पॉइंट के बाद आएगा वो मैक्स पे पहुंच जाएगा, और फिर वहां से डिक्रीज करना शुरू होगा। तो ये आपका उसमें समझाया गया कि फेज 1 में क्या बताया गया कि इनिशियली जैसे जैसे आप हमने लेबर को ऐड किया था, यहाँ पे लेबर को जैसे जैसे हमने ऐड किया था, तो क्या हुआ कि उस समय वो सूटेबल था, उसके लिए वो जरूरत थी उस समय उसमें लेबर की। ठीक है, जैसे फार्मर का एग्जांपल दिया कि फार्मर विथ 4 हेक्टेयर 1 वर्कर कैन नॉट मैनेज ऑल। जैसे अगर किसी फार्मर के पास 4 हेक्टेयर की जमीन है, तो एक खुद काम कर रहा है, वो एक लेबर ले आया, वो तो एक लेबर के लाने के बाद, और तो ये मतलब थोड़ा सा कम है, इस पे और ज़्यादा लेबर चाहिए, वो ये दोनों मिलकर के मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि और वर्कर को ऐड करेगा। तो वो जैसे जैसे वर्कर को ऐड करेगा वो धीरे धीरे उसका आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन क्या है कि एक समय के बाद मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट उसका राइज होगा, यहाँ तक राइज हुआ ही ना, यहाँ तक तो 16 तक गया ही, राइज हो रहा था पिछले के मुकाबले। लेकिन एक समय के बाद वो जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, अगर उसमें आप ज़्यादा लेबर ऐड करते रहे तो ये क्राउडेड हो जाएगा, और ईच जो एडिशनल वर्कर होगा उसके पास जो लैंड का जो क्वांटिटी होगा वो कम बचेगा। अब मान लो कि आप 50 लेबर ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है ऐड करने में, क्या बुरा, कर दो, आपके पास पैसे हैं तो। लेकिन क्या है कि 4 हेक्टेयर में 50 लेबर क्या करेंगे, वो इफिशियंट ही नहीं होगा, मतलब सबके लिए उतना ज़मीन मिल ही नहीं पाएगा काम करने के लिए जो उसको चाहिए। एक लेबर के लिए कम से कम थोड़ा ज़मीन रहे जिसमें वो दिन भर काम कर सके। तो क्या है कि ये कंट्रीब्यूशन इसका उस तरह से नहीं हो पाएगा, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसमें वही मतलब कि लाइंस के बीच में उलझना नहीं है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया वो दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। एग्जाम्पल में वही दिया गया कि यहाँ पे देखो, जैसे ये डिक्रीज कर रहा था आपका, तो यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया गया है, प्लॉट कर दिया गया है। ये आपका टोटल प्रोडक्ट है जो बढ़ ही रहा है आपका, देखो यहाँ पे बढ़ ही रहा है। ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है, ये भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 13 तक गया है, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू किया है। ये लॉ मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट देखो ये वाला है, यहाँ तक बढ़ा है ये आपका, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू किया है। तो इसको इसी को प्लॉट कर दिया गया, इस पर आप देख लेना, रोक करके थोड़ा समझ लेना, नहीं समझ में आए बिल्कुल छोड़ देना। अब है कि शेप क्या होगा आपका टोटल प्रोडक्ट का, ये कर्व बन सकता है ना सबका, अब प्लॉट करेंगे सबको तो कर्व बनेगा, तो कर्व के शेप के बारे में बात की जा रही है। तो जो आपका टोटल प्रोडक्ट का कर्व होगा, टीपी कर्व, वो क्या होगा आपका पॉजिटिवली शेप्ड होगा। क्यों पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, क्यों स्लोप्ड होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इनपुट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एक इनपुट इधर है एक इनपुट इधर है, तो ये हमेशा क्या करेगा, धीरे धीरे से ये बढ़ता रहेगा। ये आपका क्या हुआ था, नेगेटिव में नहीं गया था, हमने देखा था कि जैसे ये देखो टोटल प्रोडक्ट देखो बढ़ ही रहा है, ये आप देखना जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो बढ़ रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा कि पॉजिटिवली, मतलब कि ये है हर जगह इंक्रीज ही कर रहा है, ये इस तरह से होगा। फिर जो
आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है और आपका ये जो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है एक समय के बाद घटना शुरू हो जाएगा। तो जब एक समय के बाद ये घटता है, जैसे ये 13 पे जाकर के यहाँ पे घटना शुरू होगा, मैक्स इसका आएगा, और ये आपका 16 के बाद घटना शुरू हो जाएगा। तो ये हमेशा यू यानी कि यू शेप बनेगा, उल्टा इनवर्स यू शेप होगा। जैसे धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट वाला है, तो ये यहाँ तक गया और फिर यहाँ से क्या हुआ, डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा, तो ये इन्वर्स यू शेप बनेगा। उसी तरीके से आपका एवरेज प्रोडक्ट का भी कर्व होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका 13 तक जाएगा मैक्स, उसके बाद ये आपका नीचे जाना शुरू होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है वो तब तक आपका राइज करता है जब तक कि वो क्या हो, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा रहे और एपी जो है वो कम रहे। यानी कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा रहता है, देखो यहाँ पे जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज आपका उससे ज़्यादा रहता है, देखो यहाँ पे 16 है तो 16 मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है, 14 है तो इससे 12 से ज़्यादा है, 10 है तो चलो बराबर है, कम नहीं है मतलब। यहाँ पे आप देखो कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 10 हो गया है और एवरेज प्रोडक्ट आपका 12 हो गया, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट घट गया। इसी पॉइंट पे क्या करेगा, दोनों इंटरसेक्ट हो जाएगा। इसी पॉइंट पे दोनों, ये जो पी पॉइंट आप देख रहे हो ये वही पॉइंट है कि जहाँ पे दोनों आपका कट कर देगा एक दूसरे को। तो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट आपका एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है तब तक जो है वो ये राइज करता रहेगा, कौन, आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है। और जैसे ही दोनों बराबर होंगे और डिक्रीज होना शुरू होगा तब एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका, ये आपका डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो ये जो एमपी कर्व है वो कट करता है एपी कर्व को ऊपर से, यानी कि ऊपर से कर्व किया जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, देखा हमने 13 और 16 वाला। तो अब समझते हैं हम लोग रिटर्न टू स्केल को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू स्केल, ये कॉन्सेप्ट है आपका लॉन्ग का, मतलब कि यहाँ पे अब दोनों जो वेरिएबल यानी कि दोनों जो इनपुट हैं, दोनों जो फैक्टर है वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे, वेरिएबल रहेंगे। ये एग्जामाइन करता है, आपको ये बताता है कि क्या होता है जब हम फैक्टर को, सारे फैक्टर को इंक्रीज करते हैं एक प्रोपोर्शन में, तब क्या होता है। यानी कि आउटपुट में एक मिनट, यानी कि सॉरी यार एक मिनट, कि आउटपुट में अगर हम चेंज लाएं, फर्म अपने आउटपुट में, सॉरी इनपुट में चेंज लाए, ये देखो फैक्टर में अगर चेंज लाए तो आउटपुट में जो है वो कितना चेंज आएगा। अगर हमने लेबर को और कैपिटल को इंक्रीज किया तो आउटपुट, मतलब दोनों को भी इंक्रीज करना है तो आउटपुट कितना बढ़ेगा। ये बस सिंपल चीज बताता है आपको कौन, रिटर्न टू स्केल। यानी कि अगर जिस स्केल पे हम इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो उसी स्केल पे देखेंगे कि रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, उससे कम हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है या उससे बराबर हो रहा है। इनमें 3 कॉन्सेप्ट हमको निकल कर आएंगे कि जब ज़्यादा होगा तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, बराबर होगा तो उसके लिए अलग है, और थोड़ा कम होगा तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला टाइप है आपका CRS, यानी कि कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या है कि जब सारे इनपुट को हम लोग प्रोपोर्शनली इंक्रीज करते हैं, सपोज अगर सारे इनपुट को हमने 10% इंक्रीज किया तो आउटपुट में कितना इंक्रीज आया। अगर सारे इनपुट को 10% से इंक्रीज करने के बाद अगर आउटपुट में भी 10% का इंक्रीज आ रहा है, यानी कि समान आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना हम लोगों ने इनपुट इंक्रीज किया प्रोपोर्शनली उतना ही आउटपुट भी इंक्रीज होगा, है ना। तो वही है कि when a proportion increase in all inputs result in an increase in output by same proportion, तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको जो है वो डिस्प्ले करेगा क्या, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये इतना उलझना ही नहीं है आपको माइक्रोइकोनॉमिक्स में, मैं समझा रहा हूँ आपको। 10% इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज हुआ, 10% से ज़्यादा हुआ, कम हुआ। अगर 10% इंक्रीज हुआ तो ये CRS होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर 10% इंक्रीज किया और अगर ये ज़्यादा इंक्रीज, मतलब 20% से इंक्रीज हो गया तो उसको कहेंगे हम लोग इंक्रीजिंग, IRS हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे उसको। अगर 10% इंक्रीज किया तो और इंक्रीज हो गया आपका 5% मात्र आउटपुट, तो आपका DRS होगा, डिक्रीज वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि जितना हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 10% इंक्रीज किया तो 10% जो है आउटपुट मिला, मतलब इंक्रीज आउटपुट मिला। 20% इनपुट पे इंक्रीज लाया तो आउटपुट भी 20% अगर इंक्रीज हुआ तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि सपोज हमने क्या किया कि जितने भी सारे इनपुट थे उसको डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो कॉन्स्टेंटली ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये भी क्या होगा आपका, डबल हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। तो ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है एग्जिबिट कर रहा है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। प्रोडक्शन फंक्शन में समझ लिया कि रिलेशनशिप दिखा रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच का, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। दूसरा है आपका
इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि अब हमने इनपुट को क्या किया कि 10% से इंक्रीज किया, लेकिन जो रिटर्न है वो 20% से इंक्रीज हो गया। इसको हमने क्या किया कि डबल कर दिया इनपुट को। एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि डबल कर दिया सारे इनपुट को, लेकिन आउटपुट जो है वो क्या हो गया कि डबल से ज़्यादा हो गया, ट्रिपल हो गया। सपोज करो डबल से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 20%, यानी कि 10% हमने इंक्रीज किया तो 10% बढ़ना चाहिए था। अगर 10% बढ़ता तो हमारा CRS होता, यहाँ पे आपका ज़्यादा हो गया, 30% हो जाए, 40% हो जाए, यानी कि जितना इंक्रीज किया है उससे ज़्यादा हो जाए। बस यहाँ पे क्या किया था हमने, डबल किया था कि दुगना कर दिया इसको, तो ये भी 2x से ज़्यादा हो जाए। 2x नहीं होना चाहिए था, 2x होता तो क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। यहाँ पे क्या होगा कि 3x हो गया या 4x हो जाए, तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो। यानी कि जब हम प्रोपोर्शनली इंक्रीज करते हैं सारे इनपुट को, तो जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है लार्जर प्रोपोर्शन में। तो हम बोलते हैं कि ये जो डिस्प्ले कर रहा है, जो प्रोडक्शन फंक्शन, वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। फिर है आपका तीसरा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जब हम प्रोपोर्शन को इंक्रीज करें जिस भी प्रोपोर्शन में, उसमें अगर आउटपुट जो हमें हो, जो आउटपुट में इंक्रीज आए वो थोड़ा उससे स्मॉलर प्रोपोर्शन में आए। जैसे हमने 10% से इंक्रीज किया, लेकिन आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ वो सिर्फ 5% से इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो जितना हमने इंक्रीज किया उससे इंक्रीज हुआ है, बट स्मॉलर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है, 5% हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि यहाँ पे हमने डबल किया, एग्जाम्पल वही किताब वाला है कि डबल किया, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो आउटपुट था वो डबल से थोड़ा कम इंक्रीज हुआ। तो सिंपल आप समझ लो कि जितना हमने 10% को हम समझते हैं, 10% इंक्रीज किया तो आउटपुट अगर 10% से बढ़ा तो ये आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल CRS हो जाएगा। फिर 10% अगर इंक्रीज किया तो ये 20% इंक्रीज हो, यानी कि जितना इंक्रीज किया आउटपुट में उससे ज़्यादा इनपुट, मतलब सॉरी, जितना इनपुट में इंक्रीज किया उससे ज़्यादा आउटपुट में इंक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल IRS। और फिर 10% अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग इनपुट में, यानी कि जितना इनपुट में इंक्रीज किया उससे कम आउटपुट में इंक्रीज हो, यानी कि 5% हो, इसको हम लोग बोलेंगे DRS। ठीक है, CRS, IRS, DRS, इंक्रीजिंग मतलब कि कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। खत्म। एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, ज़्यादा समझाऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे वैसे में। अब है कॉस्ट की बात करते हैं। तो देखो, अब ये जो इनपुट हम लगा रहे हैं, या जो ये किसान लेबर्स और कैपिटल जो एम्प्लॉय कर रहा है, तो इसमें ये कुछ कॉस्ट पे कर रहा होगा, और जब कॉस्ट पे कर रहा होगा तो फिर इफिशियंसी की बात आएगी कि कैसे जो है वो कॉस्ट को कम किया जाए। तो कॉस्ट वाले इसमें समझेंगे हम लोग कि किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में क्या है कि आपको इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, और जब इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी तो इनपुट देखा हमने कि उसके वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे 6 लेबर आप यूज, जैसे सपोज करो किसी को 50 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, जैसे वहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस करना था तो 3 कॉम्बिनेशन हमने देखा था कि 3 कॉम्बिनेशन बना था। यहाँ पे मान लो कि 50 करना है तो 50 पे या तो 6 लेबर आप यूज़ कर लो और आपका 3 यूनिट जो है वो कैपिटल यूज़ कर लो, या फिर लेबर को 4 यूनिट यूज़ करो और कैपिटल को 4 यूनिट यूज़ कर लो। तो आपका लेबर 3 यूनिट यूज़ कर लो, कैपिटल को 6 यूनिट कर लो। तीनों कॉम्बिनेशन में आपका जो प्रोडक्शन होगा वो 50 यूनिट होगा, सेम होगा। बट सवाल ये है ना कि चुने किसको, कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें, नहीं पता ना, कंफ्यूज हो गए हम तो कि किसको चूज करना चाहिए किसान को, क्योंकि प्रोडक्शन तो सबका सेम है और 3 हमारे पास वेरिएंस, 3 हमारे पास ऑप्शन है। तो हमेशा क्या होगा कि उस वाले कॉम्बिनेशन को चूज किया जाएगा इन तीनों में से जिसमें सबसे क्या होगा, सबसे कम लागत लगेगी, सबसे कम जो है उस प्राइस पे करना पड़ेगा किसान को, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा, लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, उसी कॉम्बिनेशन को जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सपोज अगर ये डिपेंड करता है कंट्री पे, सपोज अगर लेबर कहीं पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो किसान क्या करेगा कि उस कॉम्बिनेशन को यूज करेगा जिसमें सबसे कम लेबर यूज लगेगा और उसमें मशीनों यानी कैपिटल का ज़्यादा यूज कर लेगा वो, तो अब उसका प्रोडक्शन जो है 50 रह जाएगा। कहीं पे क्या है कि आपका ये लेबर बहुत चीप है, तो क्या होगा कि वो लेबर को यहाँ पे ज़्यादा यूज कर लेगा, लेबर ज़्यादा यूज कर लेगा और आपका मशीनों का यूज कम करेगा, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, अगर लेबर का ज़्यादा यूज करेगा तो चीप पड़ेगा उसको बाकी फैक्टर से। कहीं पे दोनों स्थिति समान है तो वो दोनों का कोई भी एक बराबर कॉम्बिनेशन यूज कर लेगा, दोनों को बराबर मात्रा में। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है, लेकिन एक चीज़ हमेशा सेम रहेगी कि सबके दिमाग में होगा क्या कि प्रॉफिट को जो है वो किसी तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए, और प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज होगा जब कॉस्ट उसका कम से कम आए।
अगर आपको 100 रुपये आपकी कमाई मतलब कि 100 रुपये का रेवेन्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के लिए आपका जो कॉस्ट है वो 80 से आपको डिक्रीज करके किधर लाना होगा, 50 पे ले आओ, 40 पे ले आओ। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा जो आपके लिए कम जो है वो एक्सपेंसिव होगा, है ना। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिस्क्राइब करता है कि लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट एट गिवन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। उस समय जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी होगी और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो उस समय प्राइस होगा, उसमें सबसे कौन जो लीस्ट मतलब कि लीस्ट एक्सपेंसिव जो आपका कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब ये फिर से आपका कॉस्ट जो होगा वो दो यहाँ पे डिवीजन में बांटा जाएगा, एक शॉर्ट टर्म कॉस्ट है और आपका एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट है। तो फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं कि हम डेज या फिर मंथ में बात करेंगे, नहीं, हमेशा इसमें देखेंगे कि ये जो इनपुट इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है उसमें कोई वेरिएबल है या फिक्स है कि नहीं, वो चेक कर लेंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात होगी तो उसमें एटलीस्ट वन जो आपका फैक्टर होगा वो फिक्स रहेगा और बाकी आपके वेरिएबल रहेंगे। लॉन्ग रन में क्या होगा कि दोनों वेरिएबल रहेगा, जितने भी आपके इनपुट होंगे सब वेरिएबल रहेंगे। तो एक फर्म जो है वो हमेशा चूज करता है उस इनपुट के कॉम्बिनेशन को जो उसके लिए क्या होगा, लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, सबसे कम खर्चे वाला होगा, ठीक है, उस आउटपुट को उगाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोनों कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो शॉर्ट रन में आपका क्या होगा कि एक वेरिएबल कम से कम जो है वो फिक्स रहेगा, बाकी आपके वेरिएबल जो है वेरी करेंगे। तो इससे कुछ कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहे हैं उसको देखते हैं। पहला है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड जो आपका वेरिएबल है उस पर कितना कॉस्ट आया है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर फिक्स यूनिट। और ये आपका कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स है, बिल्कुल ये चेंज ही नहीं हो रहा। जैसे अगर आपने एग्जांपल के लिए समझो कि कोई फैक्ट्री है आपकी जिस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मंथ का अगर आपने रेंट पे कर दिया तो ये फिक्स है। मंथ का आपने अगर 10,000 पे किया तो अब कितना भी आउटपुट आप निकाल लो, रेंट तो वही रहेगा ना, रेंट पे कोई वेरिएशन तो आना नहीं है। चाहे आप 1000 किलो प्रोड्यूस करो या 10,000 किलो प्रोड्यूस करो, इस आउटपुट के साथ ये जो है वो आपको चेंज नहीं होना। वहीं आपका जो वेरिएबल होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप रॉ मटेरियल्स फिर ज़्यादा प्रोड्यूस करना तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है वो क्या होता है कि जो आपका फिक्स यूनिट है उस पर आपने कितना खर्च किया, ठीक है, उसको टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, टीएफसी बोलते हैं। फिर टोटल वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। तो अब शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन में क्या था कि आप एक को फिक्स रखोगे, बाकी को वेरी करवा सकते हो। तो जैसे ही हमने एक को फिक्स रख दिया और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम पैदा करें, तो जो फिक्स है उसमें तो बदलाव नहीं ला सकते। रेंट, ये जो लैंड है, लैंड को ज़्यादा कम नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल इनपुट होगा उसको इंक्रीज करेंगे इन ऑर्डर टू गेट मोर आउटपुट या ज़्यादा आउटपुट। तो जब हम वेरिएबल इनपुट को जो जब लगाएंगे उसमें इंक्रीज करेंगे तो उस पर जो खर्च आएगा, उस फॉर्म के को जो भी खर्च आएगा उसको एम्प्लॉय करने में वेरिएबल इनपुट को, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। खत्म। यानी कि फिक्स इनपुट के लिए आपने जो कॉस्ट पे किया फिक्स कॉस्ट, और टोटल जितना पे करेंगे आप टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल इनपुट के लिए आपने जो पे किया वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, और टोटल जितना पे करेंगे वेरिएबल, मतलब मान लो अगर 3-4 वेरिएबल आपने यूज किए, 3-4 इनपुट को सबका कॉस्ट आप जोड़ दो, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, टीवीसी। फिर टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट होगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टीएफसी और टीवी को जोड़ दो, टीवीसी को जोड़ दो, तो आपका क्या हो जाएगा कि कुल लागत आपकी जो लगेगी, कुल कॉस्ट लगेगा, वो आपको यहाँ पे निकल जाएगा शॉर्ट टर्म में। ये 3 होगा। फोर्थ है आपका कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट हो रहा है, देखो फिक्स यहाँ पे नाम याद, देखो है बहुत सिंपल, ये जो इतने सारे जो नाम दे दिए गए हैं ना उस पर आप उलझ के रह जाओगे। तो आप जैसे ही बस क्या करना है कि उसका नाम पहले देख लेना कि क्या कहाँ क्या है। तो यहाँ पे फिक्स है, फिर यहाँ पे देखो एवरेज है, कॉस्ट तो है ही। तो फिक्स का मतलब कि जो फिक्स्ड यहाँ पे आपका इनपुट लगा होगा उसमें जो कॉस्ट आया होगा, तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लो। टोटल फिक्स कॉस्ट हमने देखा था कि कैसे निकालना है। तो मान लो कि टोटल फिक्स कॉस्ट आया 100 रुपीज़। फिर देखो कि कितना आउटपुट उससे बना है, 10 अगर आउटपुट हुआ है तो डिवाइड हो जाएगा। तो एवरेज का मतलब होता है ना कि टोटल कितना आउटपुट हुआ उसमें और टोटल लगा कितना, तो डिवाइड करोगे तो एक यूनिट का जो है आपको प्राइस निकल जाएगा, वही तो होता है एवरेज। पर यूनिट आपका कितना कॉस्ट आया, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, जितना आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है, जितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया है, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पे TEFC निकल जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर है आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन पे ध्यान मत दो, शॉर्ट रन तो है ही,
एवरेज कॉस्ट कितना आया, यानी कि टोटल कॉस्ट की अब बात होगी। टोटल कॉस्ट लगने के बाद जो टोटल कॉस्ट था ना आपका ये वाला, ये टोटल कॉस्ट आपने दोनों टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ने के बाद जो आया था, तो टोटल कॉस्ट लगाने के बाद कितना प्रोडक्शन हुआ है, टोटल आउटपुट कितना मिला, कितना यूनिट। मान लो कि टोटल कॉस्ट लगाने के बाद 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आपको मिला, तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। अगला है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें देखो वेरिएबल लगा हुआ है, फिर इसमें एवरेज लगा हुआ है, यानी कि पर यूनिट कितना पड़ा होगा। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल दो। टीवी से जो हमने पीछे देखा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितना आया और जो टोटल आउटपुट आया उसको क्या करो आप आउटपुट को डिवाइड कर दो, तो टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। फिर यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है। तो मार्जिनल हमने डिस्कस किया पीछे कि मार्जिनल का मतलब होता है कि एक चीज चेंज करने पे एक्स्ट्रा कितना चेंज आया। तो यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है शॉर्ट रन में, यहाँ पे वही हो जाएगा कि देखो फॉर्मूला दिया हुआ है कि हमें आउटपुट यानी कि एक यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट का मतलब कि प्राप्त करने में कितना हमें एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट लगाना पड़ा, इसके बीच के रिलेशन को आपको बताएगा कौन, ये आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट और चेंज इन आउटपुट दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका ये मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, खत्म। अब लॉन्ग रन कॉस्ट देख लेते हैं। तो लॉन्ग रन में जो है चूंकि अब दोनों वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो सारे इनपुट दोनों यहाँ वहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ही यूनिट देख रहे हैं आपका, तो 2 ही देख रहा है ना, एक आपका लेबर और कैपिटल, लेकिन इनपुट तो बहुत सारे लग सकते हैं। तो जितने सारे मतलब इनपुट होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, डजंट मैटर, सारे आपका वेरिएबल होंगे, ये ध्यान रखना है। जब सारे वेरिएबल होंगे, कोई फिक्स नहीं होगा, तो ये लॉन्ग रन हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में ज़्यादा वो जो 5-6 हमने देखा, ये लॉन्ग रन में नहीं दिखना है। ठीक है, फिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट बस समझ लो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में जो भी कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा, जितना भी लॉन्ग रन में हमने कॉस्ट लगाया, उस टोटल कॉस्ट से आप क्या करोगे, जो आउटपुट उससे निकलेगा उसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। टोटल कॉस्ट बटा जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होगा वो डिवाइड करो, तो आपका ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। ये सारे आपको याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी वगैरह एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता, क्योंकि अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसमें यही चीज़ डिस्कस किया गया है, तो मुझे आपको समझाना था, ये मेरी ड्यूटी थी। ठीक है, तो कंक्लूड कर लेते हैं आप चैप्टर को। देखो ये जो पूरा चैप्टर हमने समझा, इसमें किस चीज़ की जद्दोजहद है, समझो ये है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या फिर ये जो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है, उसमें जो है वो कैसे इफिशियंसी हासिल की जाए, यानी कि कैसे कम लागत में कम कॉस्ट में जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जाए। तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कम लागत लगाने के लिए जो हम डिफरेंट आपका बंडल्स या डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस है आपके इनपुट्स के, वो हमने देखी कि कैसे यूज किया जा सकता है ना। तो अगर उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो ये जो फर्म है उसको इस चीज़ को नेविगेट करना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये जो शॉर्ट रन के जो आपके कॉन्स्टेंट है, कुछ जो ये जो चुनौतियां हैं शॉर्ट रन की, क्या चुनौतियां हैं कि इसमें आपको एक कॉस्ट आपको फिक्स, एक जो फैक्टर है, कॉस्ट नहीं, एक जो फैक्टर है वो हमेशा आपको फिक्स रखना पड़ेगा। जब एक फैक्टर फिक्स रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो दूसरा ही सिर्फ चेंज करके आपको कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा आउटपुट में, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है। इसीलिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो मामला है जो कहाँ आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको लॉन्ग रन में। वहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा किस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, जो आपका ओवरऑल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए, और किसको मैक्सिमाइज करने के लिए, जो आपका प्रॉफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। क्योंकि आपका लॉन्ग रन में क्या होगा कि दोनों वेरिएबल में आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।